Well, moving to next one, that is question number 35. कह रहा है coin placed on a rotating turntable slips when it is placed at a distance of 9 cm from the center. If the angular velocity of the turntable is tripled, it will just slip if the distance from the center is, हाँ तो सिंपल है कि जब 9 सेंटीमीटर पे घूम रहा है, कोई 35 का क्वेश्चन है, कोई भी ये अगर मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ कोई पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस r, तो इसका मतलब जब इसका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, है ना, m ओमेगा स्क्वायर r, और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा म्यू n, और ये है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज mg। यानी कि इसका सेफ बने रहने का मतलब है, इसका सेफ बने रहने का मतलब है कि म्यू इंटू एम जी दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो अब है कि तुम एंगुलर स्पीड को ओमेगा को अगर 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो ना तो म्यू चेंज होने जा रहा है ना मास चेंज होने जा रहा है, तो ये वाला कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर ओमेगा को जब हम, ये सेम रहेगा, सेकेंड कंडीशन केस 1 केस 2 ये सेम रहेगा, इधर मैं ओमेगा को जैसे 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि रेडियस भी 9 टाइम्स घटना चाहिए, रेडियस भी 9 टाइम्स घटना चाहिए। हाँ ठीक है, अब क्या करोगे, बैटरी लो है तो ठीक है, तो जब ये 9 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस 9 टाइम्स घटेगा, तो यानी कि जो स्पीड 9 टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा, तो न्यू रेडियल सेपरेशन फॉर नॉट टू स्लिप विल बी 1/9 ऑफ द प्रीवियस। पहले 9 सेंटीमीटर है, अब उसका 1/9 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम टेंशन दैट एन इनएक्सटेंसिबल रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास डेंसिटी 0.1 kg मीटर can bear is 40 Newton. The maximum angular velocity with which it can be rotated in a circular. देखो जब भी कोई एक rigid body in the shape of circular ring, एक rigid body in the shape of circular ring is said to be rotating, ठीक है, ये मान लो एक सर्क्यूलर रिंग है, ये सेंटर है, ये सर्क्यूलर रिंग है, ये अगर एक ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूमेगा तो इसका जो मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा मटेरियल का, मान लो मैं एक आर्क ले लिया, ठीक है ना, एक 2 थीटा का एंगल पे ले लिया, तो ये जो पोर्शन है आर्क, इसमें टेंजेंशियल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, यानी कि हर एक सेगमेंट को उसके एडजॉइनिंग सेगमेंट, ये वाला A to B अगर एक सेगमेंट है, उसी तरह इधर एक सेगमेंट सोचो, उसी तरह इधर एक सेगमेंट सोचो, ये वाला सेगमेंट, ये BD जो है, BD AB का B को अपनी तरफ खींचेगा, इधर AC जो है वो AB का A को अपने तरफ खींचेगा, दोनों एंड पे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये ओमेगा का एंगुलर स्पीड से घूमेगा तो ये जो दोनों टेंशन फोर्स का कंपोनेंट है ना, वो इधर एक्ट करता है। तो ये T को अगर रिजॉल्व कर दोगे ज्योमेट्रिकली, मैंने पूरा को 2 थीटा लिया था, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा अगेन, ठीक है, यानी कि इधर हो गया हमारा T cos थीटा, अंदर आया T sin थीटा, उसी तरह इधर भी रिजोल्यूशन होगा, इधर जाएगा T cos थीटा, अंदर आएगा T sin थीटा, यानी कि टोटल फोर्स हो जाएगा 2T sin थीटा as the component of the tangential force that acts on a part of the circular arc, और यही 2T sin थीटा को काउंटर बैलेंस मिलेगा DF। ये DF क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, DF क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सेगमेंट AB, यानी कि DF शुड बी इक्वल टू 2T sin थीटा। तो है इतना सेगमेंट का मास है, तो मैं उसको लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ, पूरा का लेंथ है 2 पाई r, दैट इनटू एलिमेंट लेंथ, इतना का लेंथ को मैं dl यानी रेडियस इनटू एंगल 2 थीटा लिख सकता हूं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द आर्क, दैट विल बी द मास ऑफ दैट। ठीक है, ये हो गया m,
इस सेगमेंट का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डीएफ क्या होगा, डीएफ को लिखेंगे ना dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, दैट शुड बी इक्वल टू 2t थीटा, 2t थीटा। क्यों भाई 2t थीटा, क्योंकि मैं एक तो छोटा सा आर्क पे बात कर रहा हूं ना, एज आई एम भाई जॉयदीप पहले तो इसको कंप्लीट करो, फिर रिफ्रेशर क्लास पे बात करेंगे। फर्स्ट लेट मी टू कंप्लीट दिस। तो ये जो है 2t थीटा होगा, तो यहां 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा कि नहीं? इस फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो ओमेगा मेरे को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो 37 कितना टाइम है, और मेरे पास इस लेक्चर में 11 मिनट्स लेफ्ट। चलो प्रयास करता हूँ ख़त्म करने का। तो 37 है, अ मास ऑफ 2 kg इज whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolutions per minute, keeping the radius constant. The tension in the string is doubled. फिर वही बात है, बिल्कुल उसी, मतलब इसका रिपीटेशन 35 वाला 37 है। एक मास, ये स्ट्रिंग है, ये मास है, इसको घुमाओगे तो इसमें बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये रेडियस है। तो क्या हो गया, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बात है, तो तुम उसको लिख सकते हो m इंटू 2 पाई इंटू n होल स्क्वायर, दैट इंटू रेडियस। तो रिलेशन कहाँ आ जा रहा है, t इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू r। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिलेशन क्या दिया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी t के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ध्यान से देख लो। मास तो चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि n का बात कर रहा है, ठीक है। तो t और n में क्या रिलेशन है, t इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर यानी कि n इज अंडर रूट ऑफ t। तो अब बन जाएगा ना, n क्या है, अंडर रूट ऑफ t। तो n अगर यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो खुद सोचो t को डबल कर दोगे तो n क्या होगा, √2t होगा ना, और पहला का वैल्यू तो पता है हमको। गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 सेइंग दैट एक कॉन्वेक्स शेप का ब्रिज है। ये अगर एक ब्रिज है कॉन्वेक्स, यहाँ अगर कोई मास अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर सेंटर है कॉन्वेक्स ब्रिज का, तो वेट mg ऐसे एक्ट करेगा, नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc यानी mv स्क्वायर बाई आर काम करेगा। तो इसका मतलब n प्लस mv स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू mg। तो यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया ना, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। Well, question number 39. A simple pendulum of length L has a maximum angular displacement theta. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो एक स्ट्रिंग अगर ऐसे मैक्सिमम डेविएशन में छोड़ा जाए, यहाँ u इक्वल टू 0, इसको यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा तो v मैक्सिमम होगा, यानी कि ये अगर उसका लेंथ l है तो ये कितना है, l cos थीटा। तो हाइट लॉस जो है h, तो h का लॉस ऑफ हाइट कितना है, बोलो, l माइनस l cos थीटा। ये हाइट लॉस है ना, तो इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब mg इंटू h मतलब l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
तो यही तो पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज दिस mgl into 1 minus cos theta. Next, question number 40. A particle moves with constant angular velocity in a circle. तो जिसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसका ड्यूरिंग द मोशन एनर्जी कंजर्व्ड होगा, और क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी तो लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ एनर्जी कंजर्व्ड होगा। Now coming to question number 41. A stationary man observes that rain is falling vertically downward. When he starts running with a velocity of 12 km per hour, he observes that the rain is falling at an angle of 60 degree with vertical. So what is the actual velocity of the rain? तो सिंपल है, पहला केस में दिया है स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टेशनरी मैन जो देखेगा वही एक्चुअल वेलोसिटी है, लेकिन उसको डायरेक्शन के बारे में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, स्टेशनरी मैन। अब जब मैन आगे बढ़ने लगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब उसको अपीयरिंग रेन ऐसे दिखने लगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कैसे दिखने लगा, एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, यानी कि ये 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसको करस्पॉन्डिंगली 30 कह सकते हैं, और ये वाला मैग्नीट्यूड दिया है 12, वेलोसिटी ऑफ द मैन इज गिवन 12। तो हमको पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, यानी कि मेरे को ये वाला साइड पता करना है, ये भी पता करना है, वेलोसिटी ऑफ द रेन। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर बेस, तो लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो tan 30 इज 1/√3 वेलोसिटी ऑफ द रेन बाय मैन। ठीक है ना, तो v रेन हो गया 12/√3 यानी कि 4√3। बिल्कुल, तो 42। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42, saying that a ship X moving due north with a speed v observes that another ship Y is moving due west with the same speed. तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो एक मूविंग शिप से दूसरा जो भी दिखेगा, सिंपल सा बात है, सिर्फ ये शिप का ही सवाल क्यों, कोई भी मूविंग बॉडी से दूसरा बॉडी को देखो तो उसका रिलेटिव दिखता है। तो इट इज सेइंग दैट अ शिप एक्स मूविंग ड्यू नॉर्थ, ये वेलोसिटी ऑफ द शिप एक्स है v, और उसको दिख रहा है अनदर शिप y मूविंग ड्यू वेस्ट विथ सेम स्पीड, वो इधर देख रहा है वेलोसिटी ऑफ y को, इधर देख रहा है v। तो ये बेसिकली जो v y दिख रहा है, ये v y नहीं है, v y विथ रेस्पेक्ट टू x है। ठीक है, ये v y विथ रेस्पेक्ट टू x है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे को वी वाई निकालना है, तो वी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी एक्स दैट इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट बन सकता है इन दोनों का। तो मैं अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो दोनों को को इनिशियल बना सकता हूं, तो देखो बनाया। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आया, इधर रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि वी वाई, एक्चुअल वी वाई जो है वो इधर होगा, ये भी v है, ये भी v है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2v, और ये डायरेक्शन किधर होगा 45 डिग्री विथ नॉर्थ वेस्ट, या इसको डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट कहा जा सकता है। तो यस, √2v टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेल, सो नेक्स्ट इज 43, saying 100 meter long train crosses a man traveling 5 km per hour in opposite direction in 7.2 सेकंड। सिंपल बात है कि दोनों को ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। तुमको लेंथ पता है, टाइम पता है, 100 मीटर ट्रैवल करना है बाबू, दोनों का वेलोसिटी, एक का है 5, दूसरे का v, दैट इनटू टाइम कर दो, और क्या, यहाँ से v आ जाएगा। ठीक है,
44 saying that a ball is dropped from a top of a building 100 meter high. At the same instant another ball is thrown upwards with a velocity of 40 meter per second from the bottom of the building. The two balls will meet. एक को 40 मीटर, एक को 100 मीटर ऊपर से गिरना है और एक को जस्ट 100 मीटर के सेपरेशन के नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। यानी कि सब मिला के दोनों मिल के ये जीरो वेलोसिटी से शुरू करेगा, जबकि ये इधर ये u10 ये u2 है 40 शायद 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों एक दूसरे को मीट करेगा यानी कि ट्रैवलिंग 100 मीटर। तो एस रिलेटिव बराबर वी रिलेटिव इंटू टाइम कर सकते हैं। एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टाइम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो वी रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ऐसा क्यों? कारण है कि दोनों में ही तो एक्सेलरेशन होगा ना, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन g, इसका भी एक्सेलरेशन g। तो ए रिलेटिव क्या है? जीरो। हटाओ इसको, ए रिलेटिव लिख रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली ए रिलेटिव क्या है? जीरो है। ए रिलेटिव लिखेंगे ना, ए रिलेटिव लिखेंगे तो क्या हो, लिखेंगे g माइनस जी, तो क्या आएगा? जीरो। यानी कि सिर्फ ये वाला काम में आएगा। समझ में आया? तो एस रिलेटिव 100 वी रिलेटिव 40 इंटू टी। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ओके फाइन। सो मूविंग टू द लास्ट वन, a man is 25 meter behind the bus. When the bus starts accelerating 2 meter per second square, man starts moving with constant velocity of 10 meter per second. The time taken by him to, तो सिंपल है भाई, मैन 25 मीटर पीछे है, यानी कि एब्सोल्यूट फ्रेम में मैन को बस के कंपैरिजन में 25 मीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सिंपल सा मतलब है ना। तो यानी कि जो मैन ट्रैवल करेगा वो होगा 10t, वो तो कांस्टेंट स्पीड से भागेगा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड का। और कितना समय लगेगा? मान लो t सेकेंड लगा, तो बस शुरू में 25 मीटर तो ज़्यादा तय करना पड़ेगा, प्लस बस चूंकि इनिशियली रेस्ट में है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 से, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर है कि नहीं? तो ये 2 कैंसिल कर दो, यानी टी स्क्वायर माइनस 10t है ना, प्लस 25 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो तो जो t आएगा दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो चलो हम लोग अलॉटेड टाइम में पूरा खत्म कर लिए 45 क्वेश्चंस। हम लोग एक रैपिड फायर राउंड सेशन किए है ना, रैपिड फायर राउंड सेशन, और उसमें हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चंस पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप सो हर एक क्वेश्चंस में ऐसा नहीं किया कि बहुत कुछ जंप वगैरह नहीं किया, सारा चीज डिस्कस किया है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को रिगोरस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है। और मैं जैसे कि कमिट किया हूँ तुम लोगों से कि एक रिफ्रेशर क्लास इसी तरह का रैपिड फायर क्लास दूंगा बिफोर द सेकेंड टेस्ट, और मैं उसको कल, उम्मीद करता हूँ कल तक मैं अनाउंस कर दूंगा कि वो कौन सा डेट में होने जा रहा है और उसका टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यू ऑल आर एंजॉइंग with us, so we are trying our level best to provide the maximum support to all of you। ठीक है, और बस जी जान से इसको बहुत सीरियसली लो टेस्ट को, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों का क्वेश्चंस में एक बैलेंस होगा, और साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, तुम लोगों को एक इंटरेक्टिव सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल इंटरेक्शंस, और उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरा सीरीज को अच्छा से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करोगे, है ना। और जहाँ तक नीट का सवाल है, नीट में ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स में है ना खराब कर देते हैं, बायो केमिस्ट्री तो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उम्मीद रखो कि फिजिक्स में भी तुम लोग अच्छा करोगे। आई विल गिव माई मैक्सिमम सपोर्ट एज इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रेशर क्लास में और सेकेंड टेस्ट के लिए बहुत बेस्ट विशेष, अच्छा से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।